नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 17/7/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसने विशाखापट्टनम में 2 दिवसीय बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री राजनाथ सिंह, श्री अमित शाह, श्री सर्बानंद सोनोवाल। इसका सही जवाब है श्री सर्बानंद सोनोवाल। हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने विशाखापट्टनम में 2 दिवसीय बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ किया। बिम्स्टेक के बारे में मैं आपको अपने पुराने जो प्रश्नावली है उसमें 2 बार बता चुका हूँ बिम्स्टेक की डिटेल्स। आप चाहें तो एक बार और मैं बिम्स्टेक के ऊपर एक अलग से प्रश्नावली बना दूंगा या फिर से कभी बता दूंगा जब उसका जिक्र होगा। इसका उद्देश्य जो बंदरगाह का शुभारंभ सम्मेलन का शुभारंभ किया गया था, इसका उद्देश्य बिम्स्टेक ढांचे के तहत क्षेत्रीय समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कुशापति अशोक गणपति राजू को निम्नलिखित में से किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है गोवा। श्री कुशापति अशोक गणपति राजू को गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, पता होना चाहिए अपने को। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने सरकारी संचालन में ग्रोव का उपयोग करने के लिए एलन मस्क के जो XAI के साथ $200 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? किस देश ने? फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने एलन मस्क के साथ $200 मिलियन का समझौता किया है, जिसमें अमेरिकी सरकार संचालन में AI संचालन में ग्रोक का उपयोग करेगा। अच्छा, ये ग्रोक क्या है? तो ग्रोक के बारे में जानते हैं। ग्रोक जो है यह एक AI टूल है जिसका 2023 में लॉन्च किया गया था। इसमें जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है। ज़्यादातर जब हम एक्स जो पहले जैसे हम ट्विटर कहते थे उसे खोलते हैं तो उसमें एक ग्रोक का ऑप्शन आता है। ये कुछ चैट जीपीटी जो है उसकी तरह काम करता है, जिसमें आप कुछ भी अपना क्वेश्चन पूछेंगे तो उसके बारे में वो जवाब देता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कुरिल द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस देश के निकट स्थित है? इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, रूस, वियतनाम। इसका सही जवाब है रूस। कुरिल द्वीप समूह पश्चिम प्रशांत महासागर में जापान और रूस के कामचटका प्रायद्वीप के बीच स्थित है। अच्छा, हम इसके बारे में अभी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हाल ही में जापान ने रूस के साथ शांति संधि वार्ता को फिर से शुरू करने की इच्छा व्यक्त की है। यह इंपॉर्टेंट है ताकि दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय मुद्दे को हल करके शांति संधि की जा सके। अच्छा, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है? तो इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है? यह है कि जब से जो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, तब से जो जापान की पूरी सुरक्षा है वो यूएसए के हाथ में चली गई थी। एक तरह से संधि हुई थी कि जिसमें यूएसए जापान को सुरक्षित करेगा। जापान पे कोई भी हमला यूएसए पे माना जाएगा। पर हाल फिलहाल में जो यूएसए के नए राष्ट्रपति हैं श्री डोनाल्ड ट्रंप, उनकी नीतियों को देखते हुए जापान असुरक्षित फील कर रहा है और उसे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि यूएसए उसके साथ दे ना दे, जब उस पर कठिन परिस्थिति या ऐसे कोई आक्रमण टाइप का कुछ हो। उस चीज से बचने के लिए या उस चीज को कहते हैं रिजॉल्व करने के लिए वो जो अपने पुराने जो भी डिस्प्यूट्स हैं उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है ये उसी का एक भाग हो कि वो रशिया के साथ इन डिस्प्यूट्स को खत्म कर रहा है, जिससे कि वो शांति से अपना देश चला सके और बढ़ सके। अच्छा, अब कुरिल द्वीप समूह के बारे में जानते हैं। कुरिल द्वीप 4 द्वीपों का समूह है। जापान उन्हें उत्तरी क्षेत्र कहता है। अच्छा, रूस उसे कुरिल द्वीप कहता है और दक्षिण कोरिया उसे डो डोकाडो द्वीप कहता है। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, ये 3 देशों के बीच का मामला है। कौन सा? कुरिल द्वीप। जापान, रूस और दक्षिण कोरिया। तो जापान उसे क्या कहता है?
नॉर्दर्न टेरिटरीज। रशिया उसे क्या कहता है? कुरिल आइलैंड्स। और साउथ कोरिया उसे क्या कहता है? रोकोडो। अच्छा, सोवियत संघ ने द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में कुरिल द्वीप समूह पर कब्जा किया था और 1949 में वहां रह रहे जापानियों को बाहर कर दिया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मिशनों में सैनिकों का सबसे बड़ा योगदान करता है? भारत, यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। इसका सही जवाब है हमारा प्यारा देश भारत। भारत संयुक्त राष्ट्र मिशनों में सैनिकों का सबसे बड़ा योगदान करता है, अर्थात यूएन की पीस कीपिंग मिशन जो होते हैं उसमें जो सबसे ज्यादा सैनिक संख्या के नाम उस हिसाब से भारत सबसे ज्यादा सैनिकों को भेजता है अपनी तरफ से संयुक्त राष्ट्र पीस कीपिंग मिशन में। अच्छा, हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सैनिकों के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की दृढ़ता को दोहराया है। अच्छा, जो ये संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान में भारत स्थायी प्रतिनिधि के राजदूत कौन है? श्री पी हरीश। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में यूएन में जो भारत के एम्बेसडर हैं वो श्री प्रिय हरीश हैं। अच्छा, इस बैठक की अध्यक्षता जो की थी वो किसने की थी? वो भारत ने की थी। किसके साथ? 40 अन्य देशों के साथ मिलकर की थी। ये जो बैठक है इसको हम ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स कहते हैं, जो यूएन पीस कीपिंग मिशन के लिए अपने सैनिक भेजते हैं उनको। अच्छा, इसका जो ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है इसका लॉन्च कब हुआ था? 2000 दिसंबर 2022। एक्चुअली में ये जो यूएन पीस कीपिंग मिशन है ये तो कई सालों से चलता आ रहा है, पर ये जो इन यूएन पीस कीपर्स होते हैं इनके खिलाफ जो अपराध होते हैं इसके खिलाफ कुछ एक ठोस कार्रवाई हो, इसके लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एक बनाया गया था। इसमें 40 देश शामिल हैं, जिसमें भारत, फिलहाल में भारत, बांग्लादेश, मिस्र, फ्रांस, मोरक्को और नेपाल सह अध्यक्ष हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 16वां इंडिया ट्रेंड मेला हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? ओसाका, नागोया, हिरोशिमा, टोक्यो। मैं आपको ये सब बताना चाहूंगा कि ये चारों ही शहर जापान के शहर हैं। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब जानते हैं, वो है टोक्यो। हाल ही में टोक्यो में 16वां इंडिया ट्रेंड मेला आयोजित किया गया। यह मेला भारतीय कपड़ा निर्यातकों के लिए जापानी खरीदारों से सीधे जुड़ने का सबसे बड़ा मंच है और इससे द्विपक्षीय कपड़ा व्यापार और गहरा होने की उम्मीद है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता की जिसने जन धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है? ये क्वेश्चन के पीछे का मैं परिप्रेक्ष्य बताता हूँ कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है। उस जो मंत्रिमंडल था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री जेपी नड्डा। इसका सही जवाब है श्री नरेंद्र मोदी। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता की जिसने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है हाल फिलहाल में। फ्रेंड्स, आगे चल के इस योजना के बारे में बहुत कुछ आएगा, जैसे जैसे आएगा मैं आपको अपडेट करते जाऊंगा और आप भी अपडेटेड रहिएगा जहां से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि ये योजना से कोई क्वेश्चन उठ के आ सकता है। चलिए अभी धन धान्य योजना के बारे में जो है अभी उसके बारे में जानते हैं। यह 6 वर्षों के लिए अनुमोदित की गई है, मतलब अभी हाल फिलहाल में इसे 6 वर्षों के लिए लागू किया गया है। हो सकता है इसे आगे भी बढ़ाया जाए। इसकी शुरुआत 2025-26 में होगी और इसमें 100 जिले शामिल होंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना नीति आयोग की आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरणा लेती है। इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, फसल विविधीकरण, टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल कहीं कहीं रिटर्न में आ जाए तो आप इसको लिख सकते हैं। योजना को प्रभावी योजना कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समितियां भी गठित की जाएंगी। ये दोनों पॉइंट आप चाहें तो रख सकते हैं, ये आगे चल के आपके काम आएंगे।
कहीं लिखने की बात आई इस योजना के तहत। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति ने निम्नलिखित में से किस कंपनी को नवकरणीय ऊर्जा में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश को करने की मंजूरी दी है? पीजीसीआईएल, एनटीपीसी, एनएचपीसी, सीआईएल। इसका सही जवाब है एनटीपीसी। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने एनटीपीसी को नवकरणीय ऊर्जा अर्थात रिन्यूएबल एनर्जी में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी है। वैसे भी हमारा भारत जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहा है, और एनटीपीसी क्योंकि थर्मल पावर कंपनी है तो उसकी भी एक सब्सिडरी कंपनी है जिसे हम एनजीईएल के नाम से जानते हैं, जो इसका फुल फॉर्म है एनटीपीसी ग्रीन इंडिया एनर्जी, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जो रिन्यूएबल एनर्जी में एक तरह से निवेश करती है। अच्छा, अब इसके बारे में जानते हैं जो 20,000 करोड़ का निवेश है। जो ये पावर यूटिलिटी कंपनी है एनटीपीसी, ये 20,000 करोड़ का निवेश करेगी अपनी सब्सिडरी के थ्रू, जो मैंने अभी आपको बताया था, एनटीपीसी ग्रीन इंडिया एनर्जी लिमिटेड के थ्रू। ये जो एनटीपीसी है, इसने 2032 तक 60 गीगावाट नवकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ने का लक्ष्य पूरा कर रखा है, जिससे इस 20,000 करोड़ के निवेश से इसमें मदद मिलेगी। जो एनजीएल है, वर्तमान में इसका 32 गीगावाट नवकरणीय ऊर्जा की क्षमता का देखरेख करता है, जिसमें 6 गीगावाट चालू है और 17 गीगावाट आवंटित है, और लगभग 9 गीगावाट पाइपलाइन में है। ये फ्रेंड्स, ये पॉइंट तो भी चलिए ठीक है, कहीं अगर आपका पावर सेक्टर वाला मामला है तो ये काम आएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को कितनी नई बटालियन गठित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है? मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात सीआरपीएफ को कितनी नई बटालियन गठित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है? कहां पर? जम्मू और कश्मीर में। 10, 20, 30, 40। इसका सही जवाब है 20। हाल ही में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स अर्थात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को 20 नई बटालियन से गठित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। कहां पर? जम्मू और कश्मीर में। अच्छा, ये 20 जो बटालियन है, इसमें कुल 20,000 से अधिक कर्मी जुड़ेंगे। ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि 22 अप्रैल के बाद पहलगाम जो 5 अप्रैल को जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद हमारे देश ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। उसके बाद मंत्रालय ने तत्काल उपाय के तौर पर इसको मंजूरी दी है, जिससे कि जम्मू और कश्मीर में शांति बरकरार रह सके। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय युवा शेफ प्रतियोगिता हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई? मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद। इसका सही जवाब है दिल्ली। हाल ही में दिल्ली में राष्ट्रीय युवा शेफ पुरस्कार या शेफ प्रतियोगिता आयोजित की गई। नेशनल यंग शेफ कंपटीशन वाज रिसेंटली हेल्ड इन न्यू दिल्ली। अच्छा, इसे किसने ऑर्गेनाइज किया है? ये जो राष्ट्रीय युवा शेफ प्रतियोगिता है, इसके बारे में जानते हैं। इसे पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जिसने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ पार्टनरशिप की थी, और नेशनल यंग शेफ कंपटीशन लॉन्च किया है। ये पहली बार आयोजित की गई है। यह एक राष्ट्रव्यापी प्रतिभा खोज है, जिससे भारत को अगली पीढ़ी का एक तरह से कलनी इनोवेटर मिलेगा। अच्छा, इसका थीम क्या था? इसका थीम था सेलिब्रेटिंग इंडियन culinary हेरिटेज, ब्लेंडिंग ट्रेडिशन विद इनोवेशन। ये किसके साथ ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप में ऑर्गेनाइज की गई थी? इंडियन फेडरेशन ऑफ culinary एसोसिएशन, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी स्किल काउंसिल। फ्रेंड्स, अगर इस विषय में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये आ सकता है, पर क्योंकि ये आजकल चलन में है, मैं आपको इसलिए नॉलेज में डालने के लिए ये क्वेश्चन रखा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से निम्नलिखित में से किस देश की गैर जरूरी यात्रा से बचने का आग्रह दिया है? ईरान, यमन, ओमान, रूस।
इसका सही जवाब है ईरान। हाल ही में ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों को ईरान की अनावश्यक यात्रा से बचने का आग्रह किया है, क्योंकि वहां के जो आजकल हालात हैं वो कभी भी अनिश्चित हो सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में उद्घाटित किया गया, मतलब किस राज्य में इसका उद्घाटन किया गया? नागालैंड, सिक्किम, असम, उड़ीसा। इसका सही जवाब है सिक्किम। भारत के पहले नोमैड विलेज का उद्घाटन सिक्किम के यांगटेन विलेज के प्योंगयांग डिस्ट्रिक्ट में किया गया। ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नोमैड विलेज हैज बीन रिसेंटली इनॉग्रेटेड एट याकटेन विलेज इन पांगयोंग डिस्ट्रिक्ट। फ्रेंड्स जरूरी है क्योंकि ये पहला है। ये जो है एक जॉइंट इनिशिएटिव है प्योंगयांग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सर्वहिताय एनजीओ का। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य मंत्रिमंडल ने पवित्र शासकों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम विधेयक 2025 को मंजूरी दी है? केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तराखंड। इसका सही जवाब है पंजाब। हाल ही में पंजाब मंत्रिमंडल ने पवित्र धर्मग्रंथों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए पंजाब विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा को निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? झारखंड, केरल, मणिपुर, मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। न्यायमूर्ति श्री संजीव सचदेवा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2024-25 में प्रोसेस्ड आलू का शीर्ष उत्पादक बन गया है? मैं यहाँ पे एक शब्द जोड़ रहा हूँ, प्रोसेस्ड पोटैटोस। तो ध्यान से इसका जवाब दीजिएगा। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात। इसका सही जवाब है गुजरात। गुजरात 2024-25 में फ्रेंच फ्राइज और वेफर्स की किस्मों सहित प्रोसेस्ड आलू का शीर्ष उत्पादक बन गया है। अच्छा, गुजरात के बाद जो प्रोसेस्ड आलू का है उसमें उत्तर प्रदेश का नंबर आता है दूसरे स्थान पर, पंजाब का नंबर आता है तीसरे स्थान पर। फ्रेंड्स मैंने इस पहले भी कहा था कि आप प्रोसेस्ड सब पे ध्यान दीजिएगा। वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि प्रोसेस्ड आलू का जो प्रोड्यूसर है वो टॉप में गुजरात है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है और तीसरे नंबर पे पंजाब है। पर अगर हम रॉ आलू कहें जो कि जमीन से निकलता है तो उसमें जो अपने हमारे देश का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो उत्तर प्रदेश है, जो देश का लगभग 30% का योगदान करता है, या 30% का जो आलू है वो पैदा करता है। देश में जितना भी आलू पैदा होता है उसमें 30% आलू उत्तर प्रदेश से पैदा होता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल का नंबर आता है और फिर बिहार का नंबर आता है दूसरे एवं तीसरे स्थान पर। तो प्रोसेस्ड फूड जो प्रोसेस्ड आलू है उसमें गुजरात, यूपी और फिर पंजाब, और जो नेचुरल अर्थात जमीन से निकाला हुआ उसमें यूपी, वेस्ट बंगाल और बिहार। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस टीम ने 15वीं हॉकी सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीती? हॉकी हरियाणा, हॉकी मिजोरम, हॉकी झारखंड, हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा। इसका सही जवाब है हॉकी झारखंड। हॉकी झारखंड ने 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीती है। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। किसने जीती है? हॉकी झारखंड की महिलाओं ने सब जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2025। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय सेना ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचंड शक्ति नामक एक सैन्य अभ्यास किया? गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश।
इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। भारतीय सेना ने के राम डिवीजन ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास किया। यह आयोजन सेना के तकनीकी अन्वेषण वर्ष अभियान अर्थात ईयर ऑफ टेक्निकल एब्जॉर्प्शन कैंपेन का हिस्सा था। इसका उद्देश्य तकनीकी प्रगति का लाभ उठाकर स्ट्राइक फोर्स संरचनाओं की ताकत और गति को बढ़ाना था। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यहीं समाप्त होती है। चलिए अभी तक जो हमने आज पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लें ताकि वो याद रहे। केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने विशाखापट्टनम में 2 दिवसीय बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ किया। कुशापति अशोक गणपति राजू को गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। अमेरिका ने एलन मस्क के साथ $200 मिलियन का समझौता किया। किसके लिए? उनके जो ग्रॉक एआई है उसके लिए। हाल ही में जापान ने रूस के साथ शांति संधि वार्ता फिर से शुरू करने की इच्छा व्यक्त की है ताकि दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय मुद्दे को हल करके शांति संधि की जा सके। किस बात के लिए? कुरिल आइलैंड को लेके। कुरिल आइलैंड में कौन कौन से 3 देशों का विवाद शामिल है? वो है रूस, जापान और साउथ कोरिया। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दृढ़ता से दोहराया है। हाल ही में टोक्यो में 16वां इंडिया टेंट मेला आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी हाल ही में दी। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे आगे चल के क्वेश्चन आएगा तथा इसके बारे में कुछ भी अपडेट आएगा तो मैं एक और आगे प्रश्नावली में इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने एनटीपीसी को नवकरणीय ऊर्जा में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। अच्छा, मंत्रिमंडल ने क्यों दी है? क्योंकि एनटीपीसी जो है एक पीएसयू कंपनी है अर्थात पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। यह भारत सरकार के अंदर आती है। यह भारत सरकार का एक उपक्रम है अर्थात ना ये पूरी तरह से पब्लिक है मतलब गवर्नमेंट है, ना ये पूरी तरह ये प्राइवेट है। ये एक उपक्रम है जो भारतीय सरकार जिसमें 100% होल्डिंग रखती है। तो कुछ भी ऐसा बड़ा करने से पहले उनको कैबिनेट की मंजूरी चाहिए होती है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को 20 नई बटालियन की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। कहां पर? जम्मू और कश्मीर में। हाल ही में दिल्ली में राष्ट्रीय युवा शेफ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हाल ही में ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से ईरान की अनावश्यक यात्रा से बचने का आग्रह किया है। भारत ने पहले डिजिटल खानाबदोश अर्थात होममेड गांव का हाल ही में सिक्किम के प्योंगयांग जिले के यांगटेंग गांव में उद्घाटन किया। कौन सा? पांगयोंग जिले यांगटेंग गांव। एमसीक्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। पंजाब मंत्रिमंडल ने प्रसिद्ध धर्मग्रंथों के विरुद्ध अपराधों को रोकथाम के लिए पंजाब विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। इस दिशा में और भी स्टेट काम करेंगे तो ये भी इंपॉर्टेंट है। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। एमसीक्यू आ सकता है खासकर एमपीपीएससी के लिए। गुजरात 2024-25 में फ्रेंच फ्राइज और वेफर्स की किस्मों सहित प्रसंस्कृत आलू का शीर्ष उत्पादक अर्थात प्रोसेस्ड आलू का शीर्ष उत्पादक बन गया है। तो किस किस का था नाम इसमें? गुजरात, यूपी और पंजाब प्रोसेस्ड आलू में। और जो नेचुरली जो आलू जमीन से उगता है, ये तो जो आलू जमीन से हो गया उसको प्रोसेस करने वाली बात आई, पर जो जमीन से होता है उसमें यूपी, बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार। हॉकी झारखंड ने 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला चैंपियनशिप राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। एमसीक्यू को क्वेश्चन आ सकता है। भारतीय सेना के राम डिवीजन ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास किया। एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यही समाप्त होती है। आपको हमारी प्रश्नावली कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगर आपको यह प्रश्नावली अच्छी लगी है तो इसे अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी ज्ञानवर्धन हो सके और उनके ये एमसीक्यूज उनके भी काम आ सकें। धन्यवाद। जय माता दी, जय भारत।